हेलो दोस्तों, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा विज़न आईएएस का टेस्ट नंबर 35। तो ये हिंदी माध्यम का है। तो इसके अंतर्गत जो है मिक्स टॉपिक आएंगे सारे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट है ये। इसके अंदर जितना भी होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जनरल साइंस और करंट अफेयर, मतलब टोटल हमारा जो पेपर आता है वही होगा। 2022 का है, टेस्ट नंबर 35 है ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में जो भारत ग्रीन डे अहेड मार्केट है उसको लागू करने वाला एकमात्र बड़ा विद्युत बाजार बन गया है, ठीक है। इस विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, किसके लिए? ग्रीन डे अहेड मार्केट। तो इसमें ऊर्जा एक्सचेंज बाजार भागीदारों को साझा एकल बिल्डिंग विंडो के माध्यम से पारस्परिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों के लिए बोलियां जमा करने की पेशकश है, हो सकता है ये। सेकंड, बाजार किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी को एक्सचेंज के माध्यम से डिस्कॉम उद्योग को ऊर्जा क्षमता स्थापित करने और बेचने की अनुमति देता है। तो ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 3, 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। किसके लिए? भारत ग्रीन डे अहेड मार्केट के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये एकल बिडिंग विंडो नहीं होगी, यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग बिडिंग विंडो होगी। बिडिंग होता है मतलब किसी चीज़ को सेल करना एक तरह से, ठीक है। बिड लगती है ना अलग अलग चीज़ों की। उसके बाद देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्यम दूरी की स्टेल्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हो सकता है। इसमें प्रथम चरण में लिक्विड रैमजेट इंजन और द्वितीय चरण में ठोस इंजन लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। इस मिसाइल में भूमि, समुद्र, उप समुद्री प्लेटफॉर्मों के लिए अलग अलग विन्यास का प्रयोग किया जाता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए। 2 3 2 1 3 उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो क्या है? इसकी 2 स्टेटमेंट गलत है, पहली है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो है प्रथम चरण की अगर बात करें तो ठोस रॉकेट बूस्टर यूज़ किया जाता है और द्वितीय चरण में लिक्विड रैमजेट इंजन, ठीक है। ये जो है द्वितीय चरण में यूज़ होता है और ठोस इंजन फर्स्ट में यूज़ होता है। अब ये है इसमें अलग अलग विन्यास होता है, पर यहाँ पे अलग अलग नहीं होता है, इनका एक समान विन्यास होता है भूमि, समुद्र और उप समुद्री प्लेटफॉर्मों के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन, भारत के जो उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपग्रह रोधी मतलब एंटी सैटेलाइट। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? इस परीक्षण में निम्न भूकक्षा में स्थापित एक सक्रिय उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया जाता है, हो सकता है। यह परीक्षण ऊपरी वायुमंडल में किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरिक्ष में कोई मलबा ना हो। इस तरह की मिसाइल प्रणाली रखने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन चुका है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। 1 2 2 1 3 2 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पर दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता। तो इसमें क्या गलती है? देखिए ऊपरी वायुमंडल में करेंगे तो उसका मलबा नीचे के अंतरिक्ष में ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ये निचले वायुमंडल में किया जाता है ताकि इसका मलबा अंतरिक्ष में ना फैले, ठीक है। और ये चौथा देश बन गया है ऐसा यूज़ करने वाला एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो उससे पहले के देश कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, रशिया और चीन। इनके बाद चौथा देश अब भारत बन चुका है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पद वैधानिक प्रकृति का है, हो सकता है। यह भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है, यह भी हो सकता है। जो सॉलिसिटर जनरल होता है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सॉरी, ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो संबंधी समिति होती है वो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करती है। उसके अलावा देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप के सभी द्वीप प्रवाल से निर्मित है, हो सकता है। उसके अलावा व्यास नदी भारत में सिंधु नदी डॉल्फिन का एकमात्र पर्यावास है, ठीक है, व्यास नदी।
बुक्सा, पलामू, डंपा टाइगर। रिजर्व में उनकी चिन्हित सीमाओं के भीतर बाघ की कोई प्रजाति नहीं है। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 3 2 3 1 2 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। दिए गए देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उनके कोयले भंडारण के घटते क्रम के अनुसार सही है? ठीक है, मतलब उनका जो सबसे पहले का सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका देखिए क्रम अनुसार कि आपको सबसे ज़्यादा किस में लगता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो अगर हम इसके करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो आंसर इसका है डी। सबसे ज़्यादा भंडारण किस में है? यूएसए में, फिर रशिया पे, फिर ऑस्ट्रेलिया पे, फिर उसके बाद चीन पर। इसके अलावा थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो रहे हैं कि देखिए सबसे पहले तो रशिया पे सबसे ज़्यादा भंडारण है। ठीक है, और यह कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। उसके अलावा देखिए अगर रशिया की यूएसए की बात करें, तो मैं यूएसए की कर रहा था। उसके बाद अगर रशिया की बात करें तो इसके बाद सबसे बड़ा भंडार दूसरे नंबर पे तो है, पर जो कोयले को उत्पादक है वो कौन से नंबर का है? छठा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है ऑस्ट्रेलिया के पास, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा कोयला भंडार विद्यमान है ऑस्ट्रेलिया के पास ही। चीन के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लेकिन यह सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश की बात होगी तो चाइना है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद भी अगर बात करें, मतलब चाइना के बाद कौन आता है? इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया के पास विश्व के छठे नंबर का सबसे ज़्यादा जो कोल रिजर्व होते हैं, कोयला भंडारण, वो है। ठीक है, अगर कोल प्रोडक्शन की बात करें लार्जेस्ट, तो सबसे पहले कौन सा आता है? चाइना। सेकंड नंबर पे इंडिया आ जाता है ठीक है, फिर यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। अगर इंडिया के अंदर भी बात करें स्टेट वाइज, तो सबसे ज़्यादा जो कोल रिजर्व है वो कौन सी स्टेट में है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा 26% कोयला यहाँ का झारखंड में रिजर्व रहता है। फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन क्या है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP जो है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 15 वर्ष की समयावधि के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में शीतलन की दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। हो सकता है यह शीतलन और उससे जुड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी प्रोग्राम के तहत अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाता है। ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये 15 वर्ष नहीं 20 वर्ष की समयावधि के भीतर क्षेत्रों में शीतलन की जो है एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है DES, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। हो सकता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये भी हो सकता है। बॉम्बे प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन DES के प्रथम संरक्षक थे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 2 1 1 3 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। पर अगर उसकी फर्स्ट की बात करें तो देखिए जो स्वदेशी आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 में, जबकि DES की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1884 में हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत हो जाती है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने विभिन्न निर्णयों में संवैधानिक नैतिकता शब्द को परिभाषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक नैतिकता के तत्व हैं? पहला है विधि का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय। कौन सा इसमें सही है? तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जो नीति आयोग है उसने भारत में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के उपयोग पर एक अध्ययन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। फेशियल जो रिकॉग्निशन है वो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक नेशनल ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है ये भी। उसके बाद जो फेशियल रिकॉग्निशन है टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दोष इसकी वास्तविक समय में लोगों की पहचान करने में विद्यमान समस्याएं हैं। ये सीमाएं तस्वीर और वीडियो के संदर्भ में विद्यमान नहीं है। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत हो जाती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये जो है जो
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा इसको विकसित नहीं किया जा रहा। NAFRTS को किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो FRT है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ये किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान की मान्यता देने या उसकी पुष्टि करने की एक विधि होती है, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करते हैं? फोटो, वीडियो या वास्तविक समय में लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से किसने भक्तमाल की रचना की थी? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ऑप्शन देख ही रहे हैं, इनका आंसर दीजिए। किसने की थी? संत गौरी कुमारी, संत रोहिदास, समर्थ रामदास, गुरु नाभादास, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? गुरु नाभादास ने जो है भक्तमाल की रचना की थी, ठीक है। 1585 में भक्तमाल की रचना की थी गुरु नाभादास ने। इसमें लगभग 200 संतों के जीवन का इतिहास संकलित है। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकला बैटल ऑफ पॉलीपुर संबंधित है, किससे संबंधित है? अकबर, औरंगजेब, हैदर अली, टीपू सुल्तान। बैटल ऑफ पॉलीपुर, तो ये वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जो है बैटल ऑफ पॉलीपुर इससे संबंधित है। तो ये है क्या चीज़? ये एक चित्रकला है। हाल ही में जो सोथबी के जो आर्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इंडिया, इसमें जो है इसकी नीलामी की गई बैटल ऑफ पॉलीपुर की, इसलिए ये न्यूज़ में रहा, ठीक है। तो यह जो पॉलीपुर की लड़ाई थी या पैराम्बकम की लड़ाई थी 1780 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के विरुद्ध मैसूर के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर सेना की विजय को दर्शाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है। इसमें विवाह की आयु लड़कियों के लिए 16 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2, ना तो 1 ना तो 2, 1 2 दोनों। तो इसके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, जबकि सेकंड में क्या गलती है? 14 वर्ष लड़कों के लिए और 18 वर्ष लड़कियों के लिए इसकी जो है आयु निर्धारित की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या है? तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, हो सकता है। यह मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में निर्मित किया गया है, ये भी हो सकता है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। तो कौन सा सही है? 3 2 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में सुर्खियों में रही जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वो किससे रिलेटेड है? RBI किसके द्वारा निकाली गई? मतलब सेबी, फिक्की, एसोचैम द्वारा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो ये जो रिपोर्ट निकाली गई है व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट, ये सेबी द्वारा निकाली गई है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, ठीक है। तो जो ये रिपोर्ट है ये क्या करती है? ये एक मानकीकृत रिपोर्टिंग प्रारूप है जो कंपनियों और विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी लक्ष्यों के बीच तुलना करने के लिए एक आधार रेखा प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा जो डॉक्सिंग है वो किससे मतलब वो है रिलेटेड है? क्रिकेट में गेंद से छेड़छाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का एक प्रकार है, हो सकता है। धोखाधड़ी का एक प्रकार जिसमें पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले फ़ोन नंबर पर कॉल करने के लिए लुभाने हेतु मोबाइल फ़ोन टेक्स्ट संदेशों का उपयोग किया जाता है, मतलब टेक्स्ट जो होते हैं लिखने वाले। धोखाधड़ी का एक प्रकार जिसमें फ़ोटोग्राफी, वीडियो आदि की माफिया होती है। किसी के बारे में निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से चिन्हित या प्रकाशित करने का एक कार्य होता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? चौथे वाला, किसी के बारे में निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से चिन्हित या प्रकाशित करने का एक कार्य होता है, ठीक है, डॉक्सिंग। 17वां देखिए, जनन की जो विखंडन विधि पाई जाती है किसमें? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ में। इनमें से कौन सा सही है? 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो विखंडन मतलब होता है फिजन, तो ये किस में पाई जाती है? पहला और तीसरा। विषाणु में ये नहीं पाई जाती। अगर विषाणु की बात करें तो वो क्या होता है? उसके घटकों में प्रजनन के लिए आवश्यक अंग नहीं होते, इसलिए वे प्रजनन के लिए मेजबान कोशिका पर निर्भर करते हैं, मतलब जिसके ऊपर वो रहते हैं उसी कोशिका पर ये निर्भर करते हैं, इसलिए उनमें विखंडन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रकार के करों पर विचार कीजिए। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर। तो इन करों में से कौन से जो है मूल्यांकनानुसार
कर है, ठीक है, वैलोरम टैक्स जिसे बोलते हैं, एड वैलोरम टैक्स, 1 1 2 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, सीमा शुल्क। ये जो होता है वो मूल्यानुसार कर या फिर वैलोरम टैक्स ये होता है, ठीक है। तो ये जो सा एड वैलोरम टैक्स है ये होता क्या है बेसिकली, तो एक ऐसा कर होता है जो किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर अधिरोपित किया जाता है। मतलब कोई वस्तु या सेवा आपके पास सर्विस है उसके ऊपर ये लगाया जाता है, जो कि आयकर और निगम कर में नहीं पाया जाता। अब देखिए 19वां, फार्मास्यूटिकल के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन जो PLI योजना है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की विनिर्माण क्षमताओं निर्यातों को बढ़ाने की रणनीति की नीति पर आधारित है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। हो सकता है कौन सा सही है, 1 3 2 3 1 2 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो यह जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 2 और 3, मतलब 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन जो PLI योजना है वो केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ठीक है। केंद्र प्रायोजित नहीं है, प्रायोजित मतलब वही स्टेट अगर वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं साथ में उसके तो वो प्रायोजित है, पर ये केंद्र क्षेत्र की एक योजना, मतलब इसमें 100% जो पैसा मिलेगा वो किससे मिलेगा, केंद्र से मिलेगा। अब देखिए इन कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला क्या है, नामीबिया विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हो सकता है प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अपक्षयित यूरेनियम कम रेडियोधर्मी होता है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, कौन सा सही है, 2 3 1 2 1 3 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि अगर बात करें तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक में कौन कौन आता है इससे पहले, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इनके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, नामीबिया आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो IOSCO है वो विश्व बैंक की एक सहायक संस्था है जो प्रतिभूति क्षेत्र के वैश्विक मानक निर्धारक के रूप में कार्य करती है। सेबी जो है IOSCO का एक संबंध सदस्य है। कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये विश्व बैंक की एक सहायक संस्था नहीं है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों है गलत है, क्योंकि ये इसका संबंध सदस्य नहीं है, ये इसका एक साधारण सदस्य है। उसके अलावा जो IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ये IOSCO की एक सहयोगी सदस्य बन गया है, ठीक है। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए 21 के बाद 22वां क्या है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एंकर निवेशकों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, जो HNWI होता है, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति को जो अपना धन स्टार्टअप में निवेश करते हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय संस्थाओं के भाग के रूप में कार्य करता है, निगम के लिए पूंजी जुटाने में संबंधित है। ऐसी कंपनी जो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय वित्त कंपनियों के व्यवसायिक ऋण और जोखिम अंकन में संबंधित कार्य करती है। ऐसे संस्थान निवेशक जिन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव खुलने से एक दिन पहले IPO शेयरों का प्रस्ताव दिया जाता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो एंकर निवेशक को सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करेगा, डी, ऐसे संस्थान निवेशक जिन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव खुलने से एक दिन पहले IPO शेयरों का प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 23, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है। पहला, यह नामांकित लाभार्थियों को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। हो सकता है 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। हो सकता है इस योजना के तहत प्रीमियम के भुगतान के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 3 3 2 1 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो है 2 लाख का बीमा देती है, पर जिनकी मृत्यु या पूर्ण विकलांगता हो उन्हें 2 लाख का बीमा देती है, और 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज जो आंशिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हें देती है, ठीक है। और इसकी एज की बात करें तो ये 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तनपायी प्रजातियों में कौन सी भारत के लिए स्थानिक है। बोनट मकाक, पोमोना लीफ नोजल्ड बेट, मैबो जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल, नारकोंडम, वाइट टूथ श्रू। तो इनमें से कौन सा सही है,
1-3-2-3-4, 1-2-4, 1-2-3-4। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, चारों ही प्रजातियाँ जो है भारत के लिए स्थानिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद देखिए 25 क्वेश्चन जो है, भारत में पुलिस प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो ऑप्शन है वो है, पुलिस आयुक्त प्रणाली में एकीकृत पुलिस कमान संरचना का मुखिया पुलिस आयुक्त सीपी होता है। ठीक है, उसके अलावा दोहरी कमान प्रणाली में किसी जिले में जिला मजिस्ट्रेट जो होता है और पुलिस अधीक्षक शक्तियों और उत्तरदायित्वों को साझा करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, 1-2, 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। 26वां देखिए, जो वन अधिकारी अधिनियम 2006 है उसके संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है इनमें से, यह वनवासियों द्वारा खेती की जा रही 10 हेक्टेयर तक की भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। हो सकता है एफआरए के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के लिए पृथक पात्रता जो है मानदंड है। ये भी हो सकता है। वनवासियों के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारण करने हेतु ग्राम सभा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करता है। कौन सा इनमें से सही है, 1-2-2-3-3, 1-2-3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। पर पहले स्टेटमेंट में क्या है, ये 4 हेक्टेयर तक जो है तक की भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है, 10 नहीं 4 तक। उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है, रक्षा अधिकरण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो क्या है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हो सकता है यह भारतीय सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए निर्णय निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1-2, 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे रक्षा मंत्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 28, जो यूपीआई होता है एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पेमेंट वगैरह करते हैं। भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। हो सकता है नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला विदेशी राष्ट्र है। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1-2, 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद 29 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रारंभ किया, वास्को दी गामा, फ्रांसिस द अल्मीडो, नीनो द कूना, अल्फांसो द अल्बुर्क। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो क्या है, बी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य जो योजना है NAPCC, उसके तहत प्रारंभिक विभिन्न मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले मिशन क्या है, मिशन को कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय कौन सा है। तो ये मंत्रालय आपको बताना है कौन सा इनमें से जो है सही है, कौन से गलत मैच हो रखे हैं। पहला है स्थायी आवास पर राष्ट्रीय मिशन, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। हो सकता है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये भी हो सकता है। उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये भी हो सकता है। जलवायु विज्ञान के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये भी हो सकता है। कौन सा सही से मिलते हैं, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका जो हमारा सी, पहला और जो चौथा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर हम गलत की बात करें तो ऊर्जा दक्षता के राष्ट्रीय मिशन ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये विद्युत मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, इसके नहीं, विद्युत मंत्रालय के। और हिमालय पारितंत्र वाला ये किसके अंदर आता है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 31वां क्वेश्चन क्या है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब इसमें से कोई सा एक है सही नहीं है, बाकी 3 उसके बिल्कुल सही है। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह दक्कन में बहमनी सल्तनत का संस्थापक था। हो सकता है चौल और दाभोल पूर्वी तट के प्रमुख बहमनी बंदरगाह थे। हो सकता है साम्राज्य को तरफ नामक 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। बहमनी शासक सैन्य सहायता के लिए अपने अमीरों पर निर्भर करते थे। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो
सही आंसर है, मतलब गलत आंसर है वो ये है, ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी तीनों क्या है बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों हैं चौल और दाभोल, ये कहाँ पश्चिमी तट के जो है प्रमुख बहमनी बंदरगाह थे। ठीक है, विश्व से जितनी भी विलासिता की वस्तु होती थी ये यहाँ पे लाए जाते थे। ठीक है, पश्चिमी तट पे। अब देखिए उसके बाद 32वां का, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति 2 से अधिक बार भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो हो सकता है, अभी तक केवल एक भी राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुआ है, अभी तक एक ही राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुआ है, एक ही वैसा हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले आप देखिए 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद 33 देखिए, तो विधि का शासन एवं विधि द्वारा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि का शासन देश की विधि का निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण के द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करता है। हो सकता है, विधि द्वारा शासन देश की विधि का निर्माण करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी हो सकता है। विधि का शासन और विधि शासन दोनों ही केवल नैतिक विधियों को शामिल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। 1 2 कौन सा इनमें से सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, मतलब ये इसका आंसर है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो विधि का जो शासन होता है वो तो ठीक है, पर जो विधियों द्वारा शासन होता है ना, इसमें नैतिक और अनैतिक दोनों ही विधियाँ जो है शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 34। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संधारणीय विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके लक्ष्य क्या है? SDG 2 का भूखमरी समाप्त करना, SDG 4 का लैंगिक समानता, SDG 6 का सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, SDG 8 का शुद्ध जल एवं स्वच्छता। कौन सा सही इसमें लेते हैं? 1 2 1 3 4 1 2 3 4। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, SDG 2 भूखमरी समाप्त करता है। ठीक है, उसके अलावा तीनों स्टेटमेंट देखिए, इसमें मैं जो आपको वो भेजूंगा ना, क्या बोलते हैं, इसका PDF जब भेजूंगा तो उसमें इसी क्वेश्चन को 34 को निकाल के वहाँ पे एक फिगर दे रखा होगा। ठीक है, उसमें हमारे 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर गूगल पे टाइप करेंगे 17 सस्टेनेबल गोल, तो आपको सारा जो है पूरा पिक्चर में क्लियर हो जाएगा वो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केंद्रीय मंत्रिमंडल एक संवैधानिक निकाय है। हो सकता है। कथन 2, भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्री परिषद के आकार और वर्गीकरण का उल्लेख है। हो सकता है। इनमें से कौन सा जो है सही है? 1 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश के रीजनिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो दोनों में कंपैरिजन आ जाता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 जो है वो कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन 1 सही है यहाँ पे, पर कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि इसका जो वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार और वर्गीकरण का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इसमें होता है, मतलब पहला दूसरा स्टेटमेंट है पर दूसरा जो है अच्छी तरह से पहले को व्याख्यात करता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, पर आ भी सकते हैं एग्जाम में। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ग्रेशम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा का मुद्रास्फीति में संबंध स्थापित करता है। हो सकता है। यह मुद्रा की गुणवत्ता का इसके प्रचलन से संबंध स्थापित करता है। यह भी हो सकता है। यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद का रोजगार के स्तर से संबंध स्थापित करता है। हो सकता है। यह एक मुद्रा की स्थिरता का देश की राजनीति से संबंध स्थापित करता है। यह भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? ग्रेशम का नियम। यह मुद्रा की गुणवत्ता, इसके आंतरिक मूल्य का इसके प्रचलन से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, 37 देखिए। वुड हेड कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1943 से 44 में बंगाल में आए अकाल के कारणों के जांच के लिए नियुक्त किया गया था। हो सकता है। इसने ऑल इंडिया फूड काउंसिलिंग के सृजन की अनुशंसा की। हो सकता है। इसने उचित मूल्य की दुकानों की एक श्रृंखला के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण की अनुशंसा की। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 2 3 1 2 3 2 1 3। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही है, मतलब 20 का आंसर है। उसके बाद देखिए 38। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, वेवेल योजना के तहत कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव किया गया। हो सकता है। फजलुल
हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा समिति ने बंगाल के क्षेत्र में मुस्लिम राजनीति में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी हो सकता है। CR फॉर्मूला का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग अपना लाहौर प्रस्ताव का त्याग कर दे। ये भी हो सकता है। देसाई लियाकत समझौते को कांग्रेस अथवा मुस्लिम लीग द्वारा औपचारिक रूप से समर्थन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी इसका स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है मुस्लिम लीग अपना लाहौर प्रस्ताव त्याग दिए, ये गलत था। इसके अलावा CR फॉर्मूला में 3-4 स्टेटमेंट है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि मुस्लिम लीग संक्रमण कालीन अवधि के लिए एक अस्थायी अंतरिम सरकार के गठन में कांग्रेस को सहयोग दे। ठीक है। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व में मुस्लिम बहुल प्रांतों की सीमाओं का सीमांकन करने हेतु एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। भारत से पृथक होने के मुद्दे का निर्णय इन प्रांतों के लोगों द्वारा जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। ये मतलब 2-3 पॉइंट है CR फॉर्मूला के बारे में, ये देख लीजिएगा। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित सकल घरेलू उत्पाद शब्दावली को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप स्टेटमेंट देख लीजिए। यह किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का वह स्तर है जब उसे अर्थव्यवस्था में कुल जनसंख्या कार्य बल के बराबर होती है। हो सकता है यह मूल्य परिवर्तनों के लिए समायोजित आर्थिक उत्पादन के मूल्य का एक व्यापक आर्थिक उपाय है। यह किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल घरेलू और विदेशी उत्पादन है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद और निवल कारक आय शामिल है। यह उत्पादन का वह स्तर है जिसे कोई भी अर्थव्यवस्था नियम मुद्रास्फीति दर पर उत्पादित कर सकती है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सर्वोत्तम रूप से डी इसको परिभाषित करता है। यह उत्पादन का वह स्तर है जिसे कोई भी अर्थव्यवस्था नियत मुद्रास्फीति दर पर उत्पादित कर सकती है। ठीक है। उसके बाद देखिए 39 के बाद 40 क्वेश्चन। तो जो CBI है और ED है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दोनों ही जो है निदेशकों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हो सकता है वर्तमान में दोनों कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। कौन सा इनमें से सही है? 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। ठीक है। और दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो CBI है वो तो इसके अंतर्गत आता है, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पर जो ED है वो वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित है। ठीक है। उसके बाद 41 देखिए। तो जो NSFDC है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो यह जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके तहत कार्यरत है। हो सकता है इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 42, वायरलेस प्रौद्योगिकी के संदर्भ में लाईफाई और वाईफाई प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग करती हैं? तो क्रमशः दृश्यमान प्रकाश और अवरक्त तरंगे, हो सकता है क्रमशः पराबैंगनी और अवरक्त तरंगे, क्रमशः अवरक्त और पराबैंगनी तरंगे, क्रमशः द्रव्यमान प्रकाश और रेडियो आवर्ती तरंगे। ठीक है। लाईफाई और वाईफाई, तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है। एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन में जाके इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, लाईफाई और वाईफाई, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट नामक प्रकाशन जारी करता है? खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है। तो ये एक अंतर सरकार 2012 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में विश्व भर में इसके 130 से अधिक सदस्य हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 44, भारत में मतदाता सूची में प्रबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदाता सूची में शामिल होने हेतु आधार नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हो सकता है मतदाता सूची में नामांकन हेतु 1 जनवरी को एकमात्र आहर्क तिथि बना दिया गया है। कौन सा सही है? 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत है। ठीक है। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि जो आधार नंबर, मान लीजिए मेरे पास अगर आधार नंबर नहीं है
तो मेरे पास वोटर ID कार्ड है, उससे जाके मैं अपना नामांकन करा सकता हूँ, ठीक है, और कोई मना नहीं कर सकता। उसके अलावा 1 जनवरी से जब भी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए कि हाँ 1 जनवरी तक ही होगा, तो काफ़ी कंडीशन में वो मैक्सिमम 60-70% में वो गलत ही होती है, ठीक है। तो ये 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, किसी भी डेट को जाके वो जो है तिथि जो एकमात्र अर्क बनाया है उसको उसकी वजह इन डेटों पे जाके वो अपना नामांकन करा सकता है, ठीक है। उसके बाद 45 देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत के संपूर्ण अफवाह तंत्र का उन्मुखीकरण बंगाल की खाड़ी की ओर है, क्यों? पश्चिमी घाटों की तुलना में पूर्वी घाटों की प्रकृति असंत और खंडित है। हो सकता है प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, ये भी हो सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी मानसून की तुलना में अधिक वर्षा लाता है, ये भी हो सकता है। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है। उत्तर पश्चिम से लेके जो हमारा दक्षिण और ये पूर्व, इस तरफ हमारा जो वो है प्रायद्वीप है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, इसीलिए ज़्यादातर आप नदियाँ देखेंगे इस साइड ही फ्लो होता है, ठीक है। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है इस पे कौन सी नदियाँ बहती हैं। मतलब कुछ ही नदियाँ हैं जो इस तरफ आती हैं पश्चिमी घाट पे, बाकी सारी इधर बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं। अरब सागर में हमारी कौन सी नदियाँ आती है, ठीक है। उसके अलावा 46 देखिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं नहीं थी उसमें? 1948 में जब ये बना औद्योगिक नीति में, उद्योगों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण हो सकता है, परमाणु ऊर्जा के विकास पर राज्य का एकाधिकार, रेलवे का सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से विकास एवं संचालन। कौन सा सही है? 1-1-3-3-2-3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर से मतलब जब 1948 में औद्योगिक नीति बनी तब रेलवे का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से विकास एवं संचालन इसमें नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए 47 क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे तमिलनाडु के पुलिकट में गोल्डिया दुर्ग का निर्माण किया। कंपनी दास व्यापार में शामिल थी। इसके एजेंट अम्बोयना नरसंहार के लिए उत्तरदायी थे। तो इनमें से किस ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्णन किया जा रहा है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, पुर्तगाली, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ये सब काम किसने किए थे? सी, डच ने किए थे ये सारे काम, ठीक है। उसके बाद 48 देखिए। भारत में तकनीकी विकास के संदर्भ में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? भारत में मानव रहित विमान गतिविधियों के लिए प्रबंधन, भारतीय सुदूर संवेदनशील उपग्रहों की निगरानी से भारत और सार्क देशों के बीच किसी भी संख्या में उड़ानों की अनुमति देने हेतु एक समझौते से हो सकता है। विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से उड़ान परिचालकों को प्रशिक्षण देने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की एक पहल से हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ये किससे संबंधित है? भारत में मानव रहित विमान गतिविधियों के प्रबंधन से, मैनेजमेंट से। उसके बाद देखिए 48 के बाद 49 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक डार्विन विरोधाभास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? प्रवाल भित्ति जैसे उत्पादक और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के एक कम पोषक तत्व युक्त मरुभूमि के समतुल्य महासागर में पनपते हैं। हो सकता है मानव कृत्रिम चयन के माध्यम से यह चुनने को नियंत्रित कर सकता है कि आने वाली पीढ़ियों में कौन से लक्षण दिखाई देंगे और कौन से नहीं। अपने जीवन के दौरान जीवों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जैसे कि किसी अंग या भाग के वर्धित उपयोग के माध्यम से उसके अधिक विकास के गुण को अपनी संतानों को प्रेषित किया जा सकता है। जंतु व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण में एक नए तनाव के प्रति अनुकूल होते हैं। इसके बाद आनुवंशिक परिवर्तन होता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डार्विन का विरोधाभास सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। प्रवाल भित्ति जैसे उत्पादक और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र एक कम पोषक तत्व युक्त मरुभूमि के समतुल्य महासागर में पनपता है। उसके बाद देखिए 50 क्वेश्चन। प्रजातियों पर विचार कीजिए। गुलाबी सिर वाली बतख, नारियल केकड़ा, देवलाली, मिनोवा, इन उपयुक्त प्रजातियों में क्या सामान्य है? ठीक है, ये इसकी वो कुछ क्वालिटी बताई गई है। ये भारत में पाई जाने वाली ऐसी प्रजाति जो IUCN लाल सूची में संभावित रूप से विलुप्त होने के रूप में सूचीबद्ध है। ये हिमालय पर्वतमाला के लिए स्थानिक है। इन प्रजातियों को हाल ही के दिनों में उनकी संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बाद IUCN द्वारा हरित दर्जा दिया गया है। ये मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है?
तीनों ही प्रजातियाँ लाल सूची में संभावित रूप से विलुप्त होने के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो चलिए अभी तक 50 क्वेश्चन ही करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही इसके जो 50 से 100 है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, डेली कोशिश करेंगे कि एक हम वो टेस्ट पेपर लगा ही लें। 35 हैं तो जितने हो पाएंगे उतने ही कर लेंगे हम। ठीक है, तो उसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव ए नाइस डे।